तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम गुप्तोत्तर काल स्टार्ट किए थे और पीछे के क्लास में हमने आपको क्या बताया था, गुप्तोत्तर काल की एक रूपरेखा कि गुप्तोत्तर काल में आखिर में कौन कौन लोग थे। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ऐसे करके मैंने बताया था। दक्षिण भारत में चालुक्य और दो वंश मैंने बताया था, ठीक, पल्लव चालुक्य। और उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य बताए थे, ठीक। उसमें मैंने बताया था कि उसमें कुछ ही राजवंशों को पढ़ना है, ठीक, जैसे पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश से ही निकलेगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश, यही सब इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा हूण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश के बारे में, ठीक। तो पुष्यभूति वंश ये उत्तर भारत का वंश था। मैंने बताया था पुष्यभूति वंश कहाँ था, कहाँ था। पीछे के लेक्चर में बताओ, जाके लेक्चर को देखिएगा, ठीक। तो गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश, क्षेत्र इसका कहाँ है देखिए, क्षेत्र स्थानेश्वर। स्थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए, ये भारत का नक्शा बना, ये हरियाणा है। हरियाणा के अंबाला जिले में स्थानेश्वर है, ठीक। ध्यान से देखिएगा। तो पुष्यभूति वंश, इसका क्षेत्र कहाँ था? स्थानेश्वर, जिला अंबाला, स्टेट हरियाणा, ठीक। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? नरवर्धन। माने पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? नरवर्धन थे। ये दोनों इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जानकारी के लिए। अच्छा, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के एक शासक थे, प्रभाकर वर्धन, ठीक। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और पुत्रियां मिला के 3 लोग थे प्रभाकर वर्धन के। 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। तो एक पुत्र का क्या नाम था? राज्यवर्धन, ठीक। अच्छा, दूसरे पुत्र का क्या नाम था? हर्षवर्धन, ठीक। तो अच्छा, राज्यवर्धन एक पुत्र का नाम था, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। तो राज्यवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी जाती है। राज्यवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो शशांक कौन था? वही बंगाल वाला, यहाँ पे देखिए, बंगाल में गौड़ वंश शासक शशांक। तो बंगाल वाला जो गौड़ वंश था, उसी में शशांक था। शशांक ने क्या किया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और जब राज्यवर्धन की हत्या हुई, हत्या पर शशांक हर्षवर्धन पछता के रह गया, बहुत पश्चाताप किया, मैंने तड़प के रह गया हर्षवर्धन। जब राज्यवर्धन की हत्या हुई शशांक द्वारा, तो हर्षवर्धन जो है तड़प के रह गया, ठीक, कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, पुत्री प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था? राजश्री। ये हर्षवर्धन की बहन लगेगी, देखेंगे आप तो राजवर्धन की भी बहन है। तो राजवर्धन की तो हत्या हो गई, हर्षवर्धन देखता ही रह गया, शशांक ने हत्या कर दी। हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। अच्छा, राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी शासक गृहवर्मन से। और मौखरी शासक कहाँ थे? ये कन्नौज में। मौखरी वंश कहाँ था? कन्नौज में। ये पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मौखरी शासक कहाँ थे? कन्नौज में थे। और इन्हीं कन्नौज में गृहवर्मन नाम का शासक था। इन्हीं गृहवर्मन से राजश्री की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, ठीक। तो क्या होता है आगे चल के कि इसी गृहवर्मन की मगध व मालवा क्षेत्र में उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त रहता है। उस देवगुप्त द्वारा गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। क्या मैंने बताया? यहाँ मगध व मालवा क्षेत्र में उत्तर गुप्त शासक रहते हैं। उत्तर गुप्त शासक में देवगुप्त नाम का शासक रहता है, जिस देवगुप्त द्वारा गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है कन्नौज में। गृहवर्मन कहाँ थे? कन्नौज में थे। अच्छा, जब गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है, तो अब ये राजश्री जो है विधवा हो जाती है। और राजश्री विधवा हो जाती है तो राजश्री फिर क्या करती है कि जा राजश्री अब बेचारी विधवा हो गई, तो सोचती हैं कि चलें अब सती हो जाएं। तो सती होने के लिए जा जा रही थी राजश्री। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन पूरा प्रयास करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो तमाम बौद्ध भिक्षुओं को लगाया कि पता करिए कि राजश्री कहाँ जा रही हैं। फिर पता लगाया राजश्री को,
कि राजश्री, फिर उसको मनाया, राजश्री को मनाकर फिर इसके बाद राजश्री का संरक्षक बन जाता है। कौन? हर्ष। ठीक है। अच्छा, राजश्री के बारे में पता कैसे लगाता है हर्ष? बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से। ठीक है। और फिर जब पता हो जाती है तो इसके बाद उनको मनाता है, मना के फिर राजश्री का ही संरक्षक बन जाता है। अच्छा, राजश्री का जब संरक्षक बनेगा तो राजश्री कहाँ थी? कन्नौज में थी। तो अब हर्षवर्धन का साम्राज्य कन्नौज तक बढ़ जाएगा। पहले यहाँ से था, अब देखिए ये यहाँ से कन्नौज तक हो जाएगा। यानी कि अब हर्षवर्धन स्थानेश्वर से लेके कन्नौज तक पर नियंत्रण हो जाएगा हर्षवर्धन का। ठीक। और राजश्री का संरक्षक भी हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, कई साहित्यों में, अच्छा आप एक चीज और देखिए, अब हर्ष राजश्री का संरक्षक हो गया। अब कई साहित्यों में आप देखेंगे कि जो राजश्री थी और जो हर्ष थे, ये दोनों लोग गद्दी पे एक साथ बैठते थे, यानी सिंहासन पे दोनों एक साथ बैठते, कई साहित्यों में जिक्र मिलता है। ठीक है। तो इससे भी आप अनुमान लगाएंगे कि हर्ष राजश्री का संरक्षक था। ठीक है। तो अब ये बनाने का मतलब ये है, ये सब बनाने का मेरा मतलब यही है कि हर्षवर्धन ने कैसे अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाया। पहले हर्षवर्धन स्थानेश्वर था, फिर यहाँ गृहवर्मन की जब हत्या हो जाती है, गृहवर्मन की देवगुप्त द्वारा हत्या हो जाती है, तो फिर यहाँ जो राजश्री रहती हैं वो विधवा हो जाती हैं, तो सती होने के लिए भागती हैं कि मैं अब सती हो जाऊंगी। तो फिर हर्ष क्या करता है कि अपनी बहन को बचाने के लिए तमाम चीजें भेजता है, बौद्ध भिक्षुओं को भेजता है, पता करता है कहाँ है। फिर पता लगाकर फिर हर्ष राजश्री का संरक्षक बन जाता है और कन्नौज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक। इस तरह से हर्ष का साम्राज्य थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हर्ष, मतलब पुष्यभूति वंश के बारे में। अभी इसमें हर्षवर्धन आ गया। ठीक है। देवगुप्ती ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब हर्षवर्धन के बारे में आइए हम देखते हैं कि हर्षवर्धन ने कैसे कैसे क्या किया। अच्छा, यहाँ मैत्रक वंश था। यहाँ पे मैंने आपको बताया मैत्रक वल्लभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो अब आइए हम किसको देखते हैं? हर्षवर्धन को। अच्छा, हर्षवर्धन को अब देखिए यहाँ पे पहला ही मैंने लिखा है साम्राज्य विस्तार। हर्ष का पहला ही मैंने लिखा है साम्राज्य विस्तार। दूसरा मैंने क्या लिखा है? दरबारी विद्वान। अच्छा, हर्ष खुद भी एक विद्वान था। हर्ष खुद एक विद्वान था और इसके दरबार में भी विद्वान रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे? बाणभट्ट और मयूर, ये दरबारी विद्वान थे। क्योंकि हर्ष खुद ही विद्वान था, इसलिए जब विद्वान था तो इन्होंने भी पुस्तक लिखी होगी। तो क्या पुस्तक लिखी है? हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। 3 पुस्तकें हर्ष ने स्वयं लिखी हैं। लेकिन इसके हर्ष के विद्वान होने पर इतिहासकार जो है इसके विद्वान पर भी आक्षेप लगाते हैं, कहते हैं कि ये किसी दरबारी कवि से लिखवा लिया होगा, अपने दरबारी विद्वान से लिखवा लिया होगा, कहता होगा कि मैंने लिखा। आक्षेप लगाते हैं। ठीक। तो हर्ष की 3 पुस्तकें हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। इसको याद कैसे करना है? PNR, PNR, PNR करके आप याद कर लीजिए। पी से प्रियदर्शिका, एन से नागानंद, आर से रत्नावली। अच्छा, इसके दरबार में 2 विद्वान थे, एक बाणभट्ट था, एक मयूर था। और बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी है और कादंबरी लिखी है। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक हर्ष चरित्र और एक कादंबरी। तो शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर्ष उतना महान नहीं था जितना बाणभट्ट ने बना दिया। इस कथन का आशय ये है कि जो ये हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है, इस हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के साम्राज्य को बताया है कि इसमें लाखों सैनिक होते थे, तमाम सैनिक होते थे। ठीक है। तमाम चीजें इसके बारे में बताई हैं। चूंकि ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे, तो हर्ष के बारे में बहुत बहुत बातें करेंगे, बहुत तमाम बातें करेंगे कि मेरे राजा ये थे, इनके पास इतनी सेनाएं थी, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन ये सभी बातें अच्छी खासी लिमिट तक सही नहीं है, क्योंकि इनका अदर सोर्सों से वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है।
जो ये हर्षचरित्र, ये लोग जो ये दरबारी विद्वान हर्षवर्धन के हैं, जो हर्ष के बारे में तमाम बातें करते हैं, ये एक अंतिम लिमिट तक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अदर सोर्सों से वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है। इसी प्रकार साम्राज्य विस्तार भी है, बाणभट्ट द्वारा बताया गया कि यहाँ यहाँ था, तो वो भी चीज वेरीफाई नहीं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के समय ह्वेन सांग, हर्षवर्धन के समय ह्वेन सांग आया था। अच्छा, ह्वेन सांग आया था तो ह्वेन सांग को भी हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया। तो ह्वेन सांग भी इनके इनके जो प्रशंसा में तमाम चीजें लिखेगा। ह्वेन सांग भी बताएगा कि इनके तमाम सेना थी, ये था वो था, कि मेरे राजा ये थे, तमाम चीजें ये भी लिखेगा ह्वेन सांग भी। ठीक है। तो हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, ये आप याद करिए। प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली, इनके काल में ह्वेन-सांग भारत आया। इनमें दरबारी विद्वान थे जो हर्ष के बारे में तमाम बातें लिखते हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है। ठीक। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है, और एक दरबारी कवि था मयूर। साम्राज्य विस्तार के बारे में बाणभट्ट ने भी बताया है, ह्वेन-सांग ने भी बताया है। लेकिन ये सारी चीजें, होता है ना कि एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। तो दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस वेरीफाई करें तो वो चीजें सही मानी जाती है, वो इतिहास सही माना जाता है। तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत तो हैं, लेकिन इनका पुरातात्विक स्रोतों से मिलान नहीं होता है। इसलिए हर्ष के साम्राज्य विस्तार पे ज्यादा, इन लोगों द्वारा जो बोला गया उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, हर्ष ने एक कन्नौज की सभा बुलाई थी। क्यों बुलाया था? ढेर सारे विद्वानों को इकट्ठा किया और कन्नौज की सभा बुलाई। और अध्यक्ष किसको बनाया? ह्वेन-सांग को। कन्नौज की सभा बुलाई, तमाम विद्वानों को इकट्ठा किया था, और कन्नौज की सभा बुलाई और अध्यक्ष बना दिया ह्वेन-सांग को। ठीक। अब इससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गए, और जब ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गए तो इसका इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ह्वेन-सांग गुस्सा में आया, अ, हर्षवर्धन गुस्सा में आया, और सैकड़ों ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल दिया। ये बातें जो मैं बताया आपसे, ये किसने लिखा है? ह्वेन-सांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ह्वेन-सांग भी लिख दिए होंगे, ये भी इनके एक तरह से दरबारी कवि ही मानिए, चाटुकार थे। प्रशंसा में लिख दिए होंगे कि हाँ, कि मुझे अपने को दिखाने के लिए, ह्वेन-सांग अपने स्वयं को दिखाने के लिए लिख दिया कि सभी ब्राह्मणों को इन्होंने देश से बाहर निकाल दिया, तमाम चीजें। ठीक। तो कन्नौज की सभा अध्यक्ष ह्वेन-सांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। प्रयाग की हक्ष ने हर्षवर्धन ने प्रयाग की महामोक्ष परिषद, एक प्रयाग की महामोक्ष परिषद बुलाई थी। हर्षवर्धन क्या करता था कि प्रत्येक छठवें वर्ष, हर छठवें वर्ष पे एक महामोक्ष परिषद बुलाता था। और क्या करता था उसमें? तमाम चीजें, जो उसके पास तमाम वस्तुएं थी, तमाम चीजें दान करता था। ठीक। तो इसी प्रकार से एक छठवां महामोक्ष परिषद बुलाया था, जो प्रयाग में बुलाया था। ठीक। तो प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद बुलाया गया था वो छठवां था। और क्यों बुलाया गया था ये भी मैंने बता दिया, तमाम चीजों को दान करने के लिए। तो इस बात को आप दिमाग में रखें कि प्रयाग की जो महामुक्त परिषद है, वो छठवां महामुक्त परिषद, इसमें तमाम चीजें हर्षवर्धन ने दान किया। ठीक। अब देखिए हर्षवर्धन के धर्म के बारे में। शिव का उपासक पता चलता है राजतरंगड़ी और मुद्रा से, कि हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था। और ह्वेन-सांग कहते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। अब ये दोनों में से कौन सा सही है? आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं। तो शिव का उपासक, अब इसमें देखिए, ये साहित्यिक स्रोत भी है राजतरंगड़ी, ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं। तो इन दोनों से अनुमान लगाएंगे कि हर्षवर्धन शैव धर्म का शैव धर्म को मानता था। इसमें देखिए ह्वेन-सांग ने लिख दिया कि उसने बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? शिव का उपासक। तो यदि ऑप्शन में दोनों रहेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस शिव का उपासक मैंने शैव धर्म को देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस बौद्ध या ह्वेन-सांग को, बौद्ध धर्म को देंगे। ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में इतना ही चीजें हैं। अब ह्वेन-सांग है,
इसी में ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग के बारे में भी कि इन्होंने पुस्तक अपने लिखी, उस पुस्तक में इंडिया को क्या कहा, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस तमाम चीजों के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो हर्षवर्धन के बारे में बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक। कि दरबारी विद्वान बाणभट्ट थे, हर्षचरित लिखी, कादंबरी लिखी, हर्षचरित में तमाम चीजें हर्षवर्धन के बारे में बोला, लेकिन वो कुछ हद तक नहीं सही है, क्योंकि ये अदर सोर्सों से वेरीफाई नहीं होती हैं, ठीक। उसी प्रकार ह्वेनसांग भी इसके बारे में लिखता है, वो भी नहीं वेरीफाई होती है, ठीक है। हर्षचरित बताता है कि इसका जो इसके सेना बहुत लंबी सेना थी, बहुत ज्यादा लोग थे भाई। उस समय तो उतनी जनसंख्या, जैसे बता रहा था, लाखों सेना थी। तो लाखों सेना थी तो लाखों जनसंख्या भी तो होनी चाहिए। तो उतना जनसंख्या नहीं थी तो सेना कहाँ से हो जाएगी। ये तमाम चीजें आक्षेप लगाया जाता है हर्षचरित पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हर्षवर्धन। अब हम आगे के लेक्चर में आपसे मिलेंगे, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग, क्योंकि ह्वेनसांग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।